नमस्कार। तारीख 2 दिसंबर, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं दिलनवाज पाशा। उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले अलेप्पो और इदलिब पर किए रूस ने हवाई हमले। सीरिया की सेना के मुताबिक 24 घंटों में 400 से ज्यादा विद्रोही मारे गए। New areas that we have access to, and the Assad regime and Russia bombings everywhere, not just one place. बशर अल असद को मिला ईरान और रूस का साथ। रूस ने कहा कि वो सीरिया को संकट से निकालने के लिए एक योजना लेकर आएगा। Конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада на соответствующих. सीरिया में अचानक बशर अल असद के खिलाफ विद्रोही गुटों के उभार की वजह क्या है, करेंगे विश्लेषण। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में बढ़ा तनाव। पर्सनल टारगेट हो रहा है, किंवा कम्युनिटी पर टारगेट हो रहा है, ये हम बहुत ही निंदा करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये किसी के साथ भी हो। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए दिलनवाज पाशा से। राजधानी दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने दिल्ली और यूपी के बीच नोएडा बॉर्डर पर रोका है। कुछ प्रदर्शनकारी किसान पैदल चल रहे थे तो कुछ ट्रैक्टरों पर थे। ये किसान सरकार से जमीनों के बदले बेहतर मुआवजे के अलावा अन्य फायदों की मांग कर रहे हैं। सोमवार सुबह से ही नोएडा में किसानों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए थे। प्रदर्शनकारी किसान 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बेहतर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले साल 2020 में किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि नीतियों के खिलाफ लंबे प्रदर्शन किए थे। सोमवार को किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। किसान नेताओं का दावा है कि उनका प्रदर्शन सरकार से वार्ता होने तक जारी रहेगा। बीबीसी संवाददाता सुमेधा पाल से बात करते हुए भारतीय किसान परिषद से जुड़े किसान नेता रूपेश वर्मा ने कहा, बगैर समाधान कराए वापसी नहीं करेंगे। हमें अपना 10% प्लॉट लेना है। आबादी के लिए जो कमेटी ने जो 21 फरवरी को हमने मार्च करा था, दिल्ली मार्च, उसमें हाई पावर कमेटी बनी थी। हाई पावर कमेटी ने आबादी निस्तारण को लेकर, दूसरे मामलों को लेकर जो पॉजिटिव रिपोर्ट दिए शासन में, उनको धरातल पर उतार दिया जाए और नए कानून के हिसाब से सभी किसानों को जो उसके मुआवजा बनता है, जो उसके बेनिफिट बनते हैं, वो सब दिए जाए। ये थे किसान नेता रूपेश वर्मा। रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के अपने बेटे हंटर बाइडेन को माफी देने पर तीखी आलोचना की है। बाइडेन ने पहले कहा था कि वो अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बेटे हंटर बाइडेन को माफी नहीं देंगे। अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये न्याय का दुरुपयोग है। कांग्रेस के एक सदस्य एरिक बुलिसन ने कहा है कि ये भाई भतीजावाद का बेशर्म प्रदर्शन है। हंटर बाइडेन को टैक्स बचाने और बंदूक रखने संबंधी अपराधों का दोषी पाया गया है और इसी महीने उन्हें सजा सुनाई जानी थी। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा है कि उनके बेटे के खिलाफ तय किए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि सूडान का दारफूर क्षेत्र कई संकटों का सामना कर रहा है। इनमें अकाल का खतरा भी शामिल है। इस क्षेत्र की यात्रा के बाद टॉम फ्लेचर ने इस क्षेत्र में जारी हिंसा को खराब से भी खराब बताया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि लोगों की मदद के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा, आखिरकार शांति वार्ता को फिर से शुरू करना ही होगा। सभी पक्षों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना होगा और वार्ता के लिए रास्ता खोजना होगा। लेकिन अब ये आसान नहीं है। मुझे इस प्रक्रिया की कठिनाई का पूरा अंदाजा है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। ये थे टॉम फ्लेचर के शब्द। पिछले 9 महीनों से सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच रक्त रंजित युद्ध चल रहा है। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक दारफूर क्षेत्र में नस्लीय नरसंहार भी हुए हैं। इस इलाके का अधिकतर हिस्सा आरएसएफ के नियंत्रण में है। हालांकि आरएसएफ ने युद्ध अपराधों के आरोपों को नकारा है। फ्रांस की संसद में बजट को लेकर मतदान होना है। यदि संसद ने बजट को नकार दिया तो अगले कुछ दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार गिर सकती है। हालांकि पिछले कुछ घंटों के दौरान प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने विपक्षी दलों के साथ बातचीत करके इस संकट को सुलझाने के प्रयास किए हैं।
लेबनान की संसद के स्पीकर नाबीही बेरी ने इजराइल पर पिछले सप्ताह हुए संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। हिजबुल्लाह के साथ करीब 13 महीने चले युद्ध के बाद पिछले सप्ताह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम हो गया था। नाबीही बेरी ने संघर्ष विराम की निगरानी समिति से कहा है कि वह उनके देश पर हमले रुकवाए और इजराइल से लेबनान के उन इलाकों को खाली करवाए जहां अभी भी उसका कब्जा है। इजराइल की सेना ने सोमवार को बताया है कि उसने सीरिया लेबनान सीमा पर एक सैन्य वाहन पर हमला किया है। लेबनानी मीडिया के मुताबिक ये वाहन लेबनान की सेना का था। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म नहीं हुई है और सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया। पिछले कुछ दिनों से सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात के सबूत हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल के दिनों में विद्रोहियों ने सीरिया के उत्तरी क्षेत्र के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया की वायुसेना और उसका प्रमुख सहयोगी रूस विद्रोहियों पर हमले कर रहा है ताकि उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। सीरिया की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटों में रूस और सीरिया के युद्धक विमानों द्वारा किए गए हवाई हमलों में 400 से ज्यादा विद्रोही मारे गए हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि उनके हालिया हमलों ने अलेप्पो और इदलिब के उत्तरी प्रांत में कमांड सेंटर और गोला बारूद के भंडार को नष्ट किया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने उत्तर कोरिया में विद्रोहियों के उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के अचानक हुए हमले के खिलाफ लड़ाई में ईरान और रूस की मदद को महत्वपूर्ण बताया। बशर अल असद ने कहा कि जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं उन लोगों को हराना बहुत जरूरी है। और जो रूस के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि रूस सीरिया को समर्थन दे रहा है और वो सीरिया को संकट से निकालने के लिए एक योजना लाएगा। Конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада на соответствующем... दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं, बेशक हम बशर अल असद का समर्थन करना जारी रखेंगे। हम स्थितियों का विश्लेषण करेंगे और हालात को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने विद्रोही हमले के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया है, जिसने गृह युद्ध को फिर से भड़का दिया है। अपने ईरानी समकक्ष यानी कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को एक टेलीफोन कॉल में उन्होंने पश्चिमी देशों पर मध्य पूर्व के नक्शे को फिर से बनाने का आरोप लगाया। अंकारा में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि राष्ट्रपति असद का ये आकलन सीरिया में लड़ाई के लिए अन्य देश जिम्मेदार है, ये गलत है। Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak... हकन फिदान कह रहे हैं, इस समय सीरिया में घटनाओं को किसी विदेशी हस्तक्षेप से समझाने की कोशिश करना एक गलती होगी। यह एक ऐसी गलती है जिसका सहारा वे लोग लेते हैं जो सीरिया की वास्तविकताओं को समझना ही नहीं चाहते हैं। और एक शब्द आ रहा है, व्हाइट हेलमेट्स। व्हाइट हेलमेट्स के नाम से जाने जाने वाली विपक्षी बचाव सेना के इस्माइल अब्दुल्ला ने बीबीसी से कहा कि लोगों की जान को बचाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। This what is happening right beyond our capacity because now new व्हाइट हेलमेट से जुड़े इस्माइल अल अब्दुल्लाह कह रहे हैं, असद शासन और रूस हर जगह बमबारी कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह बम गिर रहे हैं। इदलिब शहर पर हमला हो रहा है। हम हेलीकॉप्टर और युद्धक विमानों पर नजर रख रहे हैं। हर सेकंड आसमान में एक युद्धक विमान उड़ रहा है जो इदलिब या अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। इदलिब और अलेप्पो का पूरा ग्रामीण इलाका, हर जगह से भयानक तस्वीरें आ रही हैं। वहीं दिलनवाज जॉर्डन में मौजूद वर्ल्ड विजन सीरिया के रिस्पांस डायरेक्टर एमेनुअल इश ने बीबीसी से कहा कि सीरिया में मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने अपने सहकर्मियों से जो सुना है वो उनसे सुनिए। The situation remains very fluid, uncertain. एमेनुअल कह रहे हैं कि स्थितियां अनिश्चित हैं, अलग अलग जगहों पर लड़ाई जारी है और इसका सीधा असर आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पर पड़ रहा है। विस्थापितों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अभी तक के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से पिछले कुछ दिनों में जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसके चलते 50 से 60 हजार लोग विस्थापित हो चुके हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 8 सालों में रूस के युद्धक विमानों ने
सीरिया के अलेप्पो क्षेत्र पर या विद्रोहियों पर हमले नहीं किए थे। लगभग 5 साल पहले रूस और तुर्की के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद से इस क्षेत्र में इस पैमाने पर लड़ाई नहीं देखी गई है। अलेप्पो की रहने वाली एक ईसाई महिला ने बीबीसी को बताया कि शहर में पिछले कुछ दिन कैसे बीते हैं। पिछले कुछ दिन अलेप्पो में सभी के लिए बेहद डरावने थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। आधिकारिक समाचार ने हमें बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था कि विद्रोही सेना अलेप्पो के उपनगरों में और अलेप्पो के बीच हमारे करीब आ रही थी और शुक्रवार शाम तक वो अलेप्पो शहर में प्रवेश करने में कामयाब हो गए और लगभग आधी रात तक वो अलेप्पो के आधे हिस्से पर, यहाँ तक कि महल और अलेप्पो के बीच में ईसाई इलाकों पर भी कब्जा कर चुके थे। वहाँ 2 दिनों से संघर्ष चल रहा था। हम बमबारी की बहुत सी आवाजें सुन पा रहे थे। विद्रोहियों ने अलेप्पो में अपना झंडा फहराया। वीडियो फुटेज में इस्लामी समूह HTS के नेतृत्व में विद्रोहियों को अलेप्पो के ऐतिहासिक गढ़ में अपना झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। मोहम्मद इजो विद्रोही लड़ाके हैं। उन्होंने 2016 में अलेप्पो छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मोहम्मद इज्जो कह रहे हैं, अल्लाह के नाम पर हम इस जीत की खुशी मनाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम 5 साल या 7 साल तक विस्थापन के बाद ऊपर वाले की इच्छा और लड़ाकों की कोशिशों से अलेप्पो में कदम रख पाए। अलेप्पो अब पूरी तरह से कब्जे में है। मैं अलेप्पो का बेटा हूं। मैं अपने शहर, अपनी जमीन और अपने घर वापस आ गया हूं और हम सीरिया की जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर पॉडकास्ट में हम सीधे शामिल कर रहे हैं मध्य पूर्व मामलों के जानकार मुदस्सर कमर साहब को। बहुत सारी आवाज़ें हमने सुनी और सीरिया में जो चल रहा है उस पर दुनिया भर के रिएक्शन भी हैं, लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं कि इस समय बशर अल असद के खिलाफ ये जो विद्रोह हुआ, जिसमें कि विद्रोही सेना ने कब्जा किया और फिर रूस भी आ गया, हमले कर रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो सीरिया में रेबल्स हैं, HTS है जो है तहरीर अल-शाम है, जो कि इदलिब पे काफी दिनों से कब्जा अपना बना के रखा हुआ है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी होगी कि अभी ईरान और रशिया जो कि सीरिया के प्राइमरी। हेलो जी आपसे संपर्क कट। जी हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी हाँ, प्लीज कंप्लीट करें। तो वो दूसरे वॉर में बिजी हैं, तो उनके लिए जो सीरिया के रेबल्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी होगी और कि उनकी जो कंट्रोल की टेरिटरी है अंदर की टेरिटरी, उसको बढ़ाया जा सके। तो मेनली जो जियोपॉलिटिक्स है रीजन का और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको एक तरह से कहा जा सकता है प्राइमरीली रीजन अभी इस सीरिया की सिचुएशन का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब ये जो नया फ्रंट एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, बशर अल असद के साथ रूस खड़ा है और ईरान खड़ा है, लेकिन दोनों ही कमज़ोर हैं। मतलब रूस जो है वो यूक्रेन जंग के साथ जूझ रहा है और ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के साथ मतलब और इसराइल के साथ जंग के मैदान पे था। तो कितना समर्थन दे पाएंगे ये? देखिए, रूस ने ऑलरेडी सीरियन रजीम के बिहाफ पे सीरियन आर्मी के साथ। जी माफ कीजिएगा, आपसे संपर्क कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम जो है जी मोहनलाल, जैसा कि मुदस्सर कमर साहब बता रहे थे, इस समय ईरान एक तरफ इजराइल के साथ युद्ध में उलझा है और दूसरी तरफ रूस जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में जो विद्रोही हैं सीरिया के उत्तरी इलाके में, उन्होंने इसे एक मौके के रूप में देखा और बड़ा सवाल यही है कि दोनों तरफ युद्ध में घिरे ये देश सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की कितनी मदद कर पाएंगे। और हमने जो पिछले कुछ हफ्तों की रिपोर्ट पढ़ी है, तेजी से विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। अलेप्पो जो बड़ा शहर है उस पर कब्जा कर लिया है, ऐतिहासिक शहर है अलेप्पो। और जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम में सुना
किस तरीके से जो है विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। दोनों जो है बशर अल असद की सेनाएं और रूस की सेनाएं उन पर जो है हवाई हमले कर रही हैं। लेकिन आगे देखने वाली बात यही होगी कि पश्चिम जो ये सीरिया है, मध्य पूर्व है, यहाँ के जो ये हालात हैं वो कैसे जो है नया स्वरूप लेते हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब इजराइल और गजा में एक युद्ध चल रहा है, ईरान वहां पर फंसा हुआ है और दूसरी तरफ यूक्रेन में जो है रूस फंसा हुआ है। एक बार फिर से मुदस्सर कमर साहब हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल हो गए। पिछली बार तकनीकी गड़बड़ी थी और आवाज़ नहीं जा रही थी, तो मैं सवाल ये पूछ रहा था कि देखिए इस मामले का ट्रायंगल ये है कि रूस जो है वो यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है, हिजबुल्ला और ईरान जो है वो अपने संकट में फंसा हुआ है, इसराइल के साथ फंसा हुआ है। ऐसे में सीरिया का ये जो नया एंगल है वो कितनी मदद कर पाएगा? जी, जहाँ तक बात है रूस, सीरिया, ईरान और हिजबुल्ला के दूसरे वॉर में इन्वॉल्व होने की और बिजी होने की, भी बिल्कुल सही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रशिया ऑलरेडी सीरियन आर्मी के साथ मिलके इदलीब पे या जो रेबेल ग्रुप के टेरिटरी हैं उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। तो हालांकि ये कहना कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा रशिया, ईरान या हिजबुल्ला और क्या होगा आगे, ये अभी एक तरह की अनिश्चितता है। लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं, बशर अल असद रिजीम के जो सपोर्टर्स हैं, वो बिल्कुल आसानी से उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि जो विद्रोही गुट है वो कौन है और ये जो बचाव दल है ये क्या है? जी देखिए, प्राइमरीली जो विद्रोही दल है वो हयत तहरीर अश-शाम है, जो कि एक तरह से कहें तो एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप की तरह उभरा था सीरियन सिविल वॉर जो 2011-12 में शुरू हुआ था उसके बाद। लेकिन धीरे धीरे ये जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप था, इन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी है और उनकी जो पोजीशन है उसको थोड़ा मॉडरेट कर लिया था। जो इनके लीडर हैं, फॉर एग्जांपल गोलानी, उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे कि वो फंडामेंटलिस्ट व्यूज से थोड़ा डिफरेंट थे। वो कह रहे थे कि हम टेरिटरी पे जिस भी धर्म के लोग रह रहे हैं या जिस भी सेक्ट के लोग रह रहे हैं उनका हम बचाव करेंगे। तो वो एक तरह से फिर रशिया और टर्की के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे सीरिया को लेके, उसके बाद जो झगड़ा चल रहा था वो थोड़ा एक तरह से कहें तो सीज फायर हो गया था सीरियन आर्मी और एचटीएस के बीच में। जहां तक ये व्हाइट हेलमेट्स की बात है, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि टर्की सपोर्टेड ग्रुप है, जो कि पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और मेडिकल सपोर्ट की तरह से उन्होंने सीरिया में, खास करके सीरिया में जो पिछले 10-12 साल से जो सिविल वॉर चल रहा है उस पर काम किया है। ये किसी भी तरह से उन्होंने किसी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर इनकी प्रेजेंस अगर हम देखें तो ऐसे एरियाज में है जहां पे सीरियन गवर्नमेंट ने रेबेल्स को अटैक किया था या उनको टारगेट बनाया था। ये कोई इसके पीछे कोई कहानी है कि व्हाइट हेलमेट्स इनको क्यों कहते हैं? व्हाइट हेलमेट्स मेनली इसलिए कहते, वो व्हाइट हेलमेट्स पहन के जो वॉर एरियाज हैं, जहाँ पे बैटल्ड एरियाज हैं, वहां पे जाते हैं ताकि उनको पहचाना जा सके कि ये कॉम्बैटेंट्स नहीं हैं या फाइटर्स नहीं हैं, सिर्फ मेडिकल के लिए, मेडिकल सपोर्ट के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वहां पे हैं। ज्यादातर ये कैंप्स बना के जो एरियाज हैं जहाँ पे वॉर चल रही है वहां पे ये काम करते हैं। और मेनली ये सिंबॉलिक है, व्हाइट हेलमेट जो है ये सिंबॉलिक है कि ये मेडिकल टीम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर कमर साहब इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। पॉडकास्ट में दिलनवाज हम आगे बात करेंगे, जानते हैं किसकी? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसे लेकर। जो भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ उबाल है। तो बांग्लादेश में हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर व्यापक प्रदर्शन हुए हैं।
तो जैसा कि दिलनवाज आपने बताया कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर व्यापक प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन उधर पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हिंदू समूहों और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किए हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जताई। मैंने खुद बोला हूँ कि ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित। ये थे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में जारी संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के दखल की मांग की है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस बारे में बयान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 10 दिनों से केंद्र सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप है। उन्होंने आगे कहा कि वो अवैध प्रवासियों के भारत में घुसने के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है और इस मामले में हमेशा पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार के फैसलों को स्वीकार किया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के मामले में केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी उनकी पार्टी और उनकी सरकार उसे स्वीकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार इजाजत देगी तो उनकी सरकार को बांग्लादेश से आ रहे लोगों को शरण देने में कोई समस्या नहीं है। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर इस्कॉन से जुड़े कई पुजारियों को भारत में का वीज़ा न मिलने के बावजूद बांग्लादेश में भारत आने से रोके जाने की रिपोर्टों के बाद प्रदर्शन हुए हैं। तनाव बढ़ गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर चौकी है, उसके पास है और ये भारत बांग्लादेश के कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण चौकी है और यहाँ पर सोमवार को दिन भर प्रदर्शन हुए। काफी तनाव है चूंकि यहाँ पर आज सनातन एकता परिषद ने यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वेस्ट बंगाल असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी यहाँ पर जो है अलग से सभा की और बॉर्डर पर जो है वो जो भिक्षु जिनको गिरफ्तार किया गया है चिन्मय दास, उनको छोड़े जाने के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बॉर्डर के इस तरफ हम लोग हैं, बॉर्डर के उस पार में 63 और भिक्षु हैं जो इस्कॉन कोलकाता, चूंकि यहाँ मायापुर यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर ही है, तो वो जो है उनको वीजा तो भारत ने दे दिया, लेकिन बांग्लादेश के जो अधिकारी हैं वो उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे, वो अनुमति नहीं दे रहे, जिसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा था। बैरिकेड लगे हुए थे बॉर्डर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और लोकल पुलिस ने नियंत्रण किया मॉब को। जी सलमान, अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने विधानसभा में बात करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश में दखल देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर भारत के प्रधानमंत्री को मुद्दा उठाना चाहिए और आगे चलकर शांति बल भेजने की बात भी होनी चाहिए। तो ये जो मामला है पश्चिम बंगाल की इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे जो है प्रभावित कर रहा है? ये इंटरनल पॉलिटिक्स को बिल्कुल इफेक्ट तो इस वक्त तो कर ही रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा वोकल हो रही है भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको लेकर वोकल हो रहे हैं, बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के किसी भी तरह का बिजनेस बांग्लादेश के साथ जो होता है, और खास तौर पर जिस बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ, पेट्रापोल बॉर्डर है ये इंडो बांग्लादेश का, यहाँ से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, यहाँ से आलू और प्याज और दूसरी जो चीजें हैं चावल ये सब भी जाते हैं वहाँ, तो ये ट्रेड पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। हालांकि ये अभी बंद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये स्टैंड लेना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि बिल्कुल बंद हो जाएगा जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे इसमें कई साधु संगठन भी थे और वो उनकी भी यही चिंता थी कि जो हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको लेकर यहाँ पर लोग काफी आक्रोश है लोगों के अंदर और वो उसी आक्रोश में जो है वो यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। सलमान, आगे ये स्थिति यहाँ से कहाँ जाती हुई दिख रही है आपको? ये दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि कहीं पर तो बॉर्डर है, कहीं पर बॉर्डर नहीं है। लोग ऐसे ही टहलते हुए बांग्लादेश घुस जाया करते थे और चले आया करते थे। होस्टाइल बॉर्डर नहीं था कभी भी, जैसे पाकिस्तान के साथ जिस तरह से बॉर्डर है उस तरह का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं था भारत का कभी भी।
और खासतौर से 71 के बाद से तो और ज्यादा दोस्ताना रिश्ते हो गए। शादी ब्याहों में बांग्लादेशी जो है वो कपड़े खरीदने के लिए कोलकाता के न्यू मार्केट आते थे, और अभी भी जो मेडिकल टूरिज्म है वो भी चलता रहा। वो बांग्लादेश से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। लेकिन अब कलकत्ता के कुछ और असम के भी, अगरतला के भी कुछ अस्पतालों ने घोषणा की है कि अब वो बांग्लादेशी जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे। एक बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर कोलकाता के, इंद्रनील साहा, उन्होंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है कि मुझे कमाई नहीं चाहिए, पहले देश है फिर कमाई। मोहनलाल, यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि बांग्लादेश ने हर बार की तरह एक बार फिर से आज एक बयान में कहा है कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश के हालात की गलत तस्वीर पेश कर रहा है। और दिलनवाज, बांग्लादेश के बाद आज चूंकि सोमवार है तो आज हम लाते हैं पैसा वसूल। तो पैसा वसूल के आज की इस कड़ी में बीबीसी संवाददाता प्रेरणा बता रही है कि नेशनल पेंशन सिस्टम क्या चीज़ है और आपको कैसे पेंशन मिलती है और कैसे आप करें इसके लिए, और कैसे पैसे आगे के लिए बचा सकते हैं। सबसे पहले बताती हूँ कि ये स्कीम है क्या। ये एक पेंशन स्कीम है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है और इसे रेगुलेट करता है PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। साल 2004 में इसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। अब आप कहेंगे कि रिटायरमेंट के लिए NPS को ही क्यों ऑप्ट करें, तो 2 फायदे हैं जो इसका जवाब दे देते हैं। पहला, रिटायरमेंट प्लानिंग, और दूसरा टैक्स सेविंग्स, यानी पेंशन का इंतजाम तो होगा ही, साथ ही इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी मिलेगा। कैसे? तो ऐसे, NPS में हर सब्सक्राइबर को एक 12 डिजिट का PRAN नंबर इशू किया जाता है, जिसे कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। NPS में 2 तरह के खाते खोलने का ऑप्शन है, पहला है टियर 1 और दूसरा है टियर 2। पहले बात टियर 1 की, तो इसका मकसद है रिटायरमेंट प्लानिंग, और इसमें 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। खाता 500 रुपए में खुल जाएगा और इसे चलाए रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपए तो जमा करने ही होंगे। अब पैसे जमा किए हैं तो निकालने की शर्तें भी जान ले। तो टियर 1 में लॉक इन है 3 साल का, यानी 3 साल तक कोई पैसा नहीं निकाल सकते। उसके बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अप्लाई होगा टर्म एंड कंडीशंस। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे, यानी रिटायर हो रहे होंगे, तो आप इस रकम को निकाल सकते हैं। वहीं टियर 2 बना है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। इसे वही लोग खुलवा सकते हैं जिनके पास टियर 1 खाता है। बस 1000 रुपए में ये खाता खुलवाइए और जब और जितना मन हो इसमें रकम जमा करते जाइए। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब जब तक मन हो पैसा जमा कीजिए और जब जरूरत हो या अच्छे रिटर्न मिल जाए तो पूरा पैसा निकाल भी सकते हैं। ये तो थी अकाउंट ओपनिंग की बात। अब जानिए कि आपके पैसे की देखभाल कौन करेगा। तो इसकी सहूलियत भी आपको दी गई है और आप खुद अपना पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते हैं। नहीं, किसी को भी नहीं चुन सकते। फिलहाल NPS के अंदर 10 फंड मैनेजर हैं। इसमें 3 सरकारी हैं और 7 प्राइवेट। आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना होता है, यानी कि एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में खुद चुन सकते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो और इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, जबकि ऑटो चॉइस में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फंड मैनेजर आपके पैसे का करते क्या हैं? तो ये 4 कैटेगरी में आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। लो रिस्क में आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मॉडरेट रिस्क में आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हाई रिस्क में है शेयर बाजार और वेरी हाई रिस्क में आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, यानी रियल एस्टेट फंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर आपने एक्टिव चॉइस सेलेक्ट किया है तो आप रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक तय कर सकते हैं कि किस में कितना दाव लगाना है। अब NPS में इन्वेस्ट तो कर लिया, पर पैसे कितने और कब मिलेंगे? तो आपके फंड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ है, 60 साल की उम्र में आप उसकी 60% ही रकम निकाल सकते हैं। आप कहेंगे, भाई ये क्या बात हुई, पैसे तो पूरे जमा करवाए थे, फिर निकालते वक्त ये बहानेबाजी क्यों? तो NPS पर बात करते करते शायद हम और आप ये भूल ही गए कि ये एक रिटायरमेंट प्लान है। हर महीने पेंशन तो चाहिए ही होगी। तो आपके कुल इकट्ठा किए पैसों में से बचे 40% रकम से आप अपने लिए पेंशन का ही इंतजाम करेंगे, और इसे ही कहते हैं NUT। कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने तो NPS को सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए रकम भी कोई खास इकट्ठा नहीं हुई, तो कितना ही निकालेंगे और बचे पैसे की क्या ही पेंशन बनेगी। तो उनके लिए भी नियम है।
अगर उनकी कुल रकम 5 लाख रुपए या इससे कम है तो वो पूरी रकम एक मुश्त निकाल सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। अब स्कीम की अच्छी बातें तो बहुत हो गई, एक आध डिसएडवांटेज भी हैं, उसे भी देख लीजिए। तो कई जानकार 40% रकम से खरीदी गई NUT को ही बड़ा डिसएडवांटेज बताते हैं। उनका कहना है कि NUT यानी पेंशन देने वाली कंपनी इस रकम पर सिर्फ 6 से 7% का ही रिटर्न दे पाती है। मतलब सवाल यही है कि क्या मिलने वाली पेंशन महंगाई के मुताबिक हो पाएगी? पैसा वसूल के अगर इस एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो BBC हिंदी के YouTube पेज पर ये आपके लिए उपलब्ध है। आज के इस न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, और कल का दिन है मंगलवार का, तो मुझे और दिलनवाज पाशा को विदा दें। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। नमस्कार।